कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। तो और मेरे प्यारे बच्चों, किस कलर की चड्डी पहने हो? ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दूसरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट, विकास। वैसे तो ये चैप्टर आपके उससे भी छोटा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके आईक्यू से छोटा। तुम लोग कहां जा रहे हो? वापस यहीं आ जाओ, वापस यहीं आ जाओ, ठीक है। तो दोस्तों, इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा जरा संभल के पढ़िएगा, और एज यूजुअल नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम दोनों ही पढ़े हुए हैं। और चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, चैप्टर के पीछे जो लेट्स डू इट सेक्शन होता है वो जरूरी होता है। तो आप एंश्योर करिएगा कि चैप्टर के नोट्स जो हैं उनकी रिवीजन तो करनी है, साथ में जो पीछे दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से कवर करना है। और आपको तो पता ही है, डाउट्स पूछने हैं कहीं पर भी, टेलीग्राम पे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, है ना, इंस्टाग्राम पे पूछिए, आपको नोट्स में नीचे मिल जाएगी तीनों आइडिया, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं, डेवलपमेंट, विकास। अब देखिए, चैप्टर के नाम से शुरू करें कि डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या। तो बच्चों, डेवलपमेंट या फिर विकास ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि समृद्धि तथा किसी भी वस्तु के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है, नंबर 1। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि गोल्स का अचीव होना, लक्ष्य का प्राप्त हो जाना भी विकास कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक लाइव एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो, वीडियो देखो। तो इन लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आया, इनकी ग्रोथ हुई, तो कहा गया कि ये डेवलप हो गए, मतलब इनका विकास हो चुका है, ठीक है। अब हमने डेवलपमेंट का मतलब तो सीख लिया है कि किसे कहते हैं डेवलपमेंट। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें कि क्या सभी लोगों के लिए गोल सेम होते हैं? क्या सभी लोगों के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं, क्या वो सबके लिए सेम होते हैं? क्या एक किसान का जो लक्ष्य है, क्या वही रिलायंस के मालिक का भी लक्ष्य होगा? क्या वही अडानी ग्रुप के मालिक का भी लक्ष्य होगा? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वाह, इतनी सुंदर जगह। इस जगह मेरी नई फैक्ट्री आएगी। नहीं, यहां पर बच्चों के लिए खेलने की जगह बनेगी। तो इस वीडियो से हम ये तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं कि सभी लोगों के लक्ष्य, सभी लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं, और केवल अलग ही नहीं, वो आपस में टकरा भी सकते हैं, जैसे कि इस वाली वीडियो के अंदर उन दोनों के गोल्स आपस में टकरा भी गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है इनकम एंड अदर गोल्स। देखो बच्चों, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो गरीब व्यक्ति है उसका सबसे पहला गोल, उसका सबसे पहला लक्ष्य तो उसकी आमदनी से ही होता है। मतलब कि वो कुछ भी करके ऐसा चाहता है कि उसकी जो आमदनी है वो बढ़ जाए, वो सप्लीमेंट हो जाए। लेकिन क्या इनकम ही सब कुछ होता है? क्या इनकम ही सब कुछ हो सकता है? आइए एक और वीडियो देखें, तब पता लगाएंगे। पापा, मेरी नौकरी लग गई, 10 लाख का पैकेज मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, कौन सी जगह है, समय क्या है, काम क्या करना है, कंपनी कौन सी है? ज्यादा दूर तो नहीं है ना बेटा? लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हो पापा? कितनी अच्छी सैलरी मिल गई, अब और क्या जरूरत है? बेटा, हमेशा याद रखो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है। तो वीडियो से हमें पता लगा कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, या फिर मटेरियल गोल्स, ठीक है, यही सब कुछ नहीं होता। मटेरियल गोल के साथ साथ नॉन मटेरियल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि उस लड़की ने बोला कि उसका पैकेज लगा है बहुत हाई, तो वो तो मटेरियल गोल है, ठीक है, वो उसका पैसों से रिलेटेड गोल है, वो मटेरियल गोल हो चुका है। लेकिन मटेरियल गोल से ही जीवन सफल नहीं होता बच्चों। मटेरियल गोल के साथ साथ नॉन मटेरियल चीजें, जैसे कि इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ये सब भी इक्वली मैटर करता है, ठीक है। तो इंसान के जो गोल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों के, ठीक है। ये हमने इस वीडियो से सीखा। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। तो देखो, सबसे पहले इसका मतलब सीख लेते हैं। तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट या फिर राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है किसी भी देश, किसी भी कंट्री की सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इन तीनों के तीनों एरियाज में इंप्रूवमेंट होना,
ठीक है, किसी भी देश के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल क्षेत्रों में पॉजिटिव चेंज और इंप्रूवमेंट कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जब किसी भी देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों के तीनों क्षेत्रों में पॉजिटिव चेंज आएगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा और इंप्रूवमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी, तो उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय विकास। अब दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों के अनुसार चेंज होता रहता है, यानी कि आप लोगों के हिसाब से नेशन की डेवलपमेंट कुछ और होगी और मेरे हिसाब से नेशन की डेवलपमेंट कुछ और होगी। जैसे कि अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो छपरी के अनुसार डेवलपमेंट तब होगा जब दानिश भाई जिंदा होते हैं। हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर कि दो या दो से ज्यादा देशों को आपस में कंपेयर कैसे किया जाए। ठीक है, तो उससे पहले आप ये वीडियो देखो। बच्चों, अमेरिका और चीन सबसे ज्यादा विकसित देश है। सर ये हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है? ये हमको कौन बताता है? अब जैसा कि उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा देश कितना विकसित है, तो मेरे बच्चों इसके लिए काफी सारे मानदंड होते हैं। मानदंड बेटा, दा की मान। इसके लिए कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को अपनी क्लास के बच्चों को कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे? उसके मार्क्स से, सबसे पहला कलेश तो यही है। उसके बाद उसके लुक्स से, है ना? तो ऐसे ही दो या दो से ज्यादा देशों को कंपेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला मानदंड है इनकम, आय। दोस्तों इस क्राइटेरिया का यूज करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट, जिसको कौन बनाती है? वर्ल्ड बैंक। ये इनकम का यूज करके दो या दो से ज्यादा देशों को आपस में क्या करती है? कंपेयर। अब जो ये टोटल इनकम का क्राइटेरिया है ना, ये बिल्कुल भी सही मानदंड नहीं है। ठीक है, किसी भी देश को कंपेयर करने का। जैसे कि मानो एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 5 सदस्य रहते हैं। अब उस परिवार के जो 2 सदस्य हैं केवल वही काम करते हैं, ठीक है, बाकी के जो 2 सदस्य हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, और उन 2 सदस्यों की सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए है। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि वो जो घर है उसकी सैलरी ज्यादा? नहीं, वो तो केवल 2 लोगों की सैलरी है, बाकी बेरोजगार कहां है? ऐसे हम किसी भी कंट्री को नाप नहीं सकते। तो दोस्तों टोटल इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये किसी भी देश की एक अच्छी पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता। क्या पता वो इनकम उस देश के चंद लोगों की हो। ठीक है, क्योंकि ये टोटल इनकम वाला मेथड कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इससे एक असली पिक्चर निकल के नहीं आती। ठीक है, अब इन्वेंशन हुआ पर कैपिटा इनकम का, प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, किसी भी देश के अंदर एक व्यक्ति द्वारा कमाई गई इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अब देखो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या कहता है? इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है किसी भी देश की टोटल इनकम अपॉन में उस देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है वो रख दीजिए, और डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा वो उस देश की पर कैपिटा इनकम होगी। मतलब कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है ये आपको निकलकर आ जाएगा, पता चल जाएगा, और ये टोटल इनकम से तो अच्छा क्राइटेरिया है। ठीक है बच्चों, इस रिपोर्ट का कहना है कि ऐसे सभी के सभी देश जिनकी इनकम 49300 यानी कि 49,300 यूएस डॉलर्स है सालाना, वो रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। और ऐसे देश जिनकी सालाना इनकम 2500 यूएस डॉलर्स है वो गरीब देशों की कैटेगरी में आते हैं। अब ये वाला जो डाटा है मेरे बच्चों, ये 2019 पर आधारित है। चलिए अब हमने पढ़ लिया इनकम के बारे में कि इनकम से कैसे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, टोटल इनकम की क्या लिमिटेशन है, उसके बाद क्या आया। अच्छा, पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम होता है एवरेज इनकम। ठीक है, अब के बाद जो अदर क्राइटेरिया है, हमने पहले क्राइटेरिया की बात कर ली इनकम, दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों, दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास जो निकल कर आया वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। एक साल के अंदर किसी देश में 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे थे जो पैदा होते ही मर गए, उसे कहते हैं मेरे बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, एक साल में 1000
पैदा हुए बच्चों में से जो बच्चे मर गए उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जाहिर सी बात है, बच्चे कब मरेंगे? जब उस देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी। और दोस्तों, जिस देश के अंदर ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, यानी कि जिस देश के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, वो देश विकसित नहीं होगा, वो देश अविकसित होगा। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास जो निकल कर आया वो है मेरे प्यारे बच्चों लिटरेसी रेट। लिटरेसी, साक्षरता दर। 7 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति या फिर महिलाएं जो भी है, मेल और फीमेल, जो कि किसी एक भाषा में पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उन लोगों को साक्षरता दर के अंदर शामिल किया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, 7 साल या फिर उससे ऊपर के व्यक्ति, उससे ऊपर की महिलाएं जो भी हैं, जो किसी एक भाषा में पढ़ सकती हैं और लिख सकती हैं, उसको साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस देश की साक्षरता दर ज्यादा होगी वो देश विकसित होगा, और जिस देश की साक्षरता दर कम होगी, लोग कम पढ़े लिखे होंगे, वो देश अविकसित होगा। हमारे पास लास्ट मेथड जिससे देश को कंपेयर किया जाता है वो निकल कर आता है मेरे बच्चों नेट अटेंडेंस रेशियो, कुल उपस्थिति अनुपात। मेरे बच्चों, 14 से 15 साल के बच्चे जो कि रोज स्कूल अटेंड करते हैं अपनी उम्र के बच्चों के प्रतिशत के अनुपात में, उसे कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखो, ज्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे वो देश विकसित माना जाएगा, और कम बच्चे आएंगे तो वो देश अविकसित माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक निकल कर आया वो है पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। मेरे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसे से सभी चीजों को खरीद पाना असंभव है, और हमारा इंडिया आज भी एक ऐसा देश बना हुआ है जिसके अंदर गरीबी, निर्धनता आज भी विद्यमान है, मौजूद है। तो इसके अंदर सरकार का फर्ज बनता है कि देश की जनता को कुछ पब्लिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराए, मुहैया कराए, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरीज के फॉर्मेट में। दूसरा है हमारे पास पीडीएस सिस्टम। दोस्तों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अरे बच्चों, घबराओ मत, ये जो राशन की दुकान है जिसको आप कोटा भी कहते हो, इसी के अंदर आता है, जिसमें अनाज और चावल सस्ते दामों पर गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है। ये थी पब्लिक फैसिलिटीज, इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक को मगअप करने के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोस्तों, इसको जो प्रोड्यूस करती है, जो इस रिपोर्ट को बनाती है, वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इस रिपोर्ट को बनाती है। अब ये रिपोर्ट क्या करती है दोस्तों? ये रिपोर्ट भी देशों को आपस में कंपेयर करती है, लेकिन ये किन किन चीजों का इस्तेमाल करती है? नंबर 1, ये इस्तेमाल करती है हेल्थ का, ये इस्तेमाल करती है एजुकेशन का, और ये इस्तेमाल करती है पर कैपिटा इनकम। इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देशों को आपस में कंपेयर करती है। ठीक है, अब दोस्तों, ये सब मगअप करने के बाद हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, धारणीय विकास। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंसान आज विकास करने की होड़ में अंधाधुंध संसाधनों का शोषण करता जा रहा है। वो नहीं देख रहा कोयले की मात्रा, वो नहीं देख रहा पेट्रोल की मात्रा, वो जस्ट संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, धारणीय विकास। इसका कहना है कि तुम आज इस तरीके से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करो, तुम आज इस तरीके से विकास करो कि आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। अब देखो यार मेरे बच्चों, अगर आने वाली पीढ़ी कुछ ऐसी हो थले जागनी पर जोर ना सीने गजनी गजने बोलदे याद आज भी हमारे टाइम पे गए सी जेड़े भजने। शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोल? तो मेरे बच्चों, पेट्रोल तो दूर की बात है, मेरे मूत की एक बूंद भी मैं नहीं छोड़ूंगा इनके लिए। एक आखिरी टॉपिक पढ़ लें जिसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। मेरे बच्चों, कोई व्यक्ति कितना नरिश्ड है,
मतलब उसका पोषण का स्तर चेक करने के लिए, उसका नरिशमेंट चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट। अब जो आपका वेट होगा वो होगा किलोग्राम में, और जो आपकी हाइट होगी वो होगी मीटर स्क्वायर में। अब दोस्तों BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, 90+ सीरीज का फायदा तभी है जब आप लोग नोट्स के पीछे वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। इस वाले चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो टेबल वाला है। ठीक है मेरे बच्चों, इस चैप्टर के लेट्स डू इट सेक्शन की वीडियो भी बना के भेजेंगे। आप लोग केवल रिवीजन पर ध्यान दो, बाकी सारी टेंशन मेरी तरफ फॉरवर्ड कर दो। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, बुक से ज्यादा ही ज्ञान देकर जाऊंगा मेरे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल।